हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय कुमार और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं सीबीएसई के बच्चों के लिए कि केमिस्ट्री उसका बेहतर हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का, उसका हम अगला पार्ट आज बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना है, हम पीछे की कक्षा में बताए थे केमिकल रिएक्शन के बारे में, और यहाँ देखना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला है कि कम्बिनेशन रिएक्शंस है। केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसको समझना है एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर हाइड्रोजन को लिया जाए कि हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया जाए, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कंबाइन करने के बाद ये वाटर बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर बनेगा। कम्बिनेशन रिएक्शन का कैरेक्टर क्या होता है कि रिएक्टेंट के तरफ टू और मोर, चाहे वो सब्सटेंस हो, एटम हो या कंपाउंड हो, लेकिन ख्याल क्या रखना है कि प्रोडक्ट में वो सिंगल प्रोडक्ट। कम्बिनेशन रिएक्शन का यह एक मोस्ट कैरेक्टर है कि रिएक्टेंट के बाद ये रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, तो कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या करते हैं, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का 1 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है। अब करना क्या है कि इसको बैलेंस करना है, तो ये 2 जो है हम इसके आगे लगा देते हैं। हमेशा बैलेंस करने के क्रम में किसी भी प्रोडक्ट के है ना राइट नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 लगा देने के बाद यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, तो लेफ्ट साइड में 2 है ऑक्सीजन, ये दोनों बैलेंस हो गया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गया, बट यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करते हैं कि इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है सो बैलेंस हो गया। हम दूसरा उदाहरण देकर के देखते हैं कि कार्बन है और कार्बन को हम बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को हम बर्न कराते हैं। तो बर्न कराने के बाद क्या बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव अगर करना चाहते हैं तो जो कंपाउंड होता है, जो एटॉम्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, उसके बगल में हम फिजिकल स्टेट को देते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है तो जी दे दिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी जी गैस के रूप में रहता है तो हम जी से इंडिकेट कर देते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन सॉलिड होता है तो एस दे देते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें भी लगा देना है, जी है, ये तुम्हारा जी है और ये तुम्हारा वाटर है तो एल से कर दिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे तुम्हारा है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सॉलिड के रूप में रहता है, इसको हम लोग क्विक लाइम ही बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम ही बोलते हैं। अगर इसको वाटर के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम बन जाता है। तो यहाँ भी रिएक्टेंट में 2 है, ये दोनों आपस में कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाता है ये प्रोडक्ट में, और जिसका नाम है सेलेक्ट लाइम। इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसको अगर देखें गौर से तो ये बैलेंस ही है, यहाँ पर एल हम लिख देते हैं, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सेलेक्ट लाइम, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और इसका डिफिनीशन भी है, कहता है कि दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर, यानी रिएक्टेंट में 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म, ये 2 और 2 से ज्यादा भी रह सकता है, और दोनों आपस में जब कंबाइन करता है तो कंबाइन करने के बाद सिंगल सब्सटेंस, जैसे तुम्हारा यहाँ वाटर हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये सोडियम क्लोराइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूरी तरह से सेकेंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में है, ये तुम्हारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। पहला था तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, अब देखना है तुम्हारा दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोज का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो स्प्लिट करता है, ब्रेक डाउन करता है।
अब एक उदाहरण के तौर पर तुमको हम यहाँ पर देते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं और ये सॉलिड सब स्टेट में रहता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट करता है और स्प्लिट करने के बाद क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट कर जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट के रूप में रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस के रूप में रहता है। हम इसको फिजिकल स्टेट्स इंडिकेट कर दिए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑन कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी का हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर हम जिंक कार्बोनेट को लेते हैं, जिंक कार्बोनेट ये भी सॉलिड स्टेट में रहता है और इसको भी जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये जिंक कार्बोनेट जो होता है ये भी ब्रेक डाउन करता है, स्प्लिट करता है और ये जो स्प्लिट करता है वो जिंक ऑक्साइड में करता है। ये जिंक ऑक्साइड हो गया, ये भी सॉलिड के रूप में रहता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी गैस। और ये लगभग जो है मेटल का कार्बोनेट जो होता है, मेटल के कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करते हैं, जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद एक फॉर्मूला के तौर पर भी होता है कि मेटल के कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और ये ऑलरेडी पहले से ही ये बैलेंस रहता है। तीसरा हम ले लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है और इसको यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये पोटेशियम क्लोरेट जो है ये स्प्लिट करता है और स्प्लिट करने के बाद बनता है पोटेशियम क्लोराइड और बन जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन। ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाता है। यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के क्रम में यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, जिसके आगे हम लगा देते हैं 3, तो 3 2 6 हो जाता है और यहाँ पर 3 है, इसके आगे अगर हम 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस होकर के 3 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। और पोटेशियम क्लोराइड का मतलब होता है यहाँ पर 2KCl हो गया, जबकि यहाँ पर KCl है, यहाँ के आगे हम 2 लगा देते हैं तो ये दोनों बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट में भी पोटेशियम 2 हो गया और ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट में भी 2 है और रिएक्टेंट में भी 2 है। क्लोरीन में यहाँ 2 हो गया और यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। ऑक्सीजन इधर 6 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गया। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कहा क्या जाता है कि उस तरह का जितना भी रिएक्शन होता है कि एक कंपाउंड या इसको कह सकते हैं हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको गर्म करने के बाद क्या होता है सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर जाता है। ये 2 भी हो सकता है और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसको कभी कभी क्या कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट में जो कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये स्प्लिट करके कन्वर्ट करता है यानी फॉर्म कर जाता है, इसलिए इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ साथ इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो केमिकल रिएक्शंस है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ बता रहे हैं कि कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करा देते हैं हम मैंगनीज के साथ, मैग्नीशियम के साथ। कॉपर सल्फेट को हम किसके साथ करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करता है कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखा जाए तो मैग्नीज जो होता है वो कॉपर से ऊपर रहता है, इसलिए मैग्नीज क्या करता है मैग्नीशियम क्या करता है कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पर आ जाता है मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ पर ये कॉपर क्या होता है ये अलग हो जाता है।
ये तुम्हारा हो गया एक्वस सॉल्यूशन होता है और ये तुम्हारा सॉलिड होता है। यहाँ पर ये भी सॉलिड है और ये भी तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन है। ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। ठीक इसी तरह से हम क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट के साथ हम जिंक को रिएक्ट करते हैं। जिंक भी एक मेटल है और यहाँ पर जिंक जो होता है, यहाँ पर जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। इस रिएक्टेंट में जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर और रिएक्ट कर रहे हैं हम जिंक के साथ। तो जिंक जो होता है मेटल की श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है, यानी जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए जिंक क्या करता है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और इस कॉपर के स्थान पर जिंक अपना स्थान ले लेता है और इस तरह से बन जाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक इसी तरह से तुम्हारा आयरन भी होता है। कॉपर सल्फेट के साथ हम क्या करते हैं, ये आयरन को रिएक्ट करा देते हैं। तो आयरन की रिएक्टिविटी भी कॉपर से ज़्यादा होती है। आयरन की रिएक्टिविटी भी कॉपर से ज़्यादा होती है और यही कारण है कि आयरन क्या करता है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पर FeSO4 बना लेता है। फेरस सल्फेट कहते हैं इसको या आयरन सल्फेट कहते हैं और कॉपर को अलग कर देता है। इस तरह से कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे तुम्हारा मैग्नीशियम है और उसको HCl के साथ करा देते हैं। HCl के साथ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। और केमिकल रिएक्शन में कोई भी एसिड जो होता है वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा देते हैं। तो चूंकि मैग्नीशियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये मैग्नीशियम क्या करता है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पर बना लेता है मैग्नीशियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन जो होता है वो गैस के रूप में निकल जाता है। अब ये इक्वेशन जो है सो अनबैलेंस है। हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट में क्लोरीन का 2 एटम्स है जबकि रिएक्टेंट में क्लोरीन का 1 एटम है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम इसके आगे 2 लगा देने के बाद क्लोरीन दोनों तरफ बराबर हो जाता है और हाइड्रोजन चूंकि प्रोडक्ट में पहले से 2 है और यहाँ पर 2 लगा देने के बाद हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये जो तुम्हारा चौथा रिएक्शन है इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर देते हैं। जैसे तुम्हारा है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं और ये रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड के साथ यहाँ पर क्या होता है, ये सिल्वर जो है सो मेटल है ना। तो मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को है ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक उसी तरह से सोडियम ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर ये प्लस जो है, ये प्लस जो है सो ये माइनस के साथ चला जाएगा, ये बना लेगा सोडियम नाइट्रेट। और ये सोडियम नाइट्रेट जो होता है, ये सोडियम नाइट्रेट हो गया NaNO3, ये तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया। और इसके बाद क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड बना लेता है AgCl। ये सिल्वर क्लोराइड हो गया AgCl और ये सॉलिड में रहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर डबल एक्सचेंज होता है, डबल आयन का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें है क्या कहता है कि दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड, यहाँ पर 2 कंपाउंड है, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोनों कंपाउंड में आयन का एक्सचेंज होता है। ये केटायन है, ये एनायन है। सोडियम क्लोराइड में ये केटायन है और ये एनायन है। यहाँ पर प्लस जो होता है वो माइनस के साथ जाता है और ये माइनस जो होता है सो प्लस के साथ जाकर के कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें दूसरा एग्जांपल देते हैं। ये तुम्हारा है बैरियम क्लोराइड। ये बैरियम क्लोराइड जो होता है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर बैरियम प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, सोडियम प्लस है और सल्फेट माइनस होता है।
तो यहाँ पर ये सोडियम जो होता है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, ये NaCl हो गया। और उसके बाद बजाता है बैरियम, तो ये बैरियम सल्फेट के साथ चला जाता है, ये हो गया बैरियम सल्फेट BaSO4। अब यहाँ पर बैलेंस करने की बात है, तो यहाँ पर सोडियम का 2 एटॉम्स है और यहाँ क्लोरीन का भी 2 एटॉम्स है, दोनों रिएक्टेंट में है, लेकिन प्रोडक्ट में जो सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया है यहाँ पर दोनों एक एक है। तो अगर इसके आगे हम 2 लगा देते हैं तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीट यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं। तीसरा इक्वेशन की अगर बात हम करते हैं तो हम एक लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस सॉल्यूशन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl, ये यहाँ लिक्विड होता है और यहाँ पर ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम प्लस होता है और ये हाइड्रोक्साइड माइनस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सोडियम प्लस है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया आयन एक्सचेंज करके, तो यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के ये वाटर बना लेता है और इस तरह से क्या होता है, ये डबल आयन का एक्सचेंज हो जाता है। जहां तक बात रही बैलेंस करने का, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। स्टूडेंट्स, अगर ये केमिकल इक्वेशन या टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसा लगा इसको देखना है और जैसा लगा उसको कमेंट भी करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।